अली ज़फ़र साहब। लॉ मिनिस्टर साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं और एयाज सादिक साहब की हमारी फैमिली टर्म्स भी हैं और बहुत उनकी इज़्ज़त है। और ये इसमें कोई शक नहीं कि जो इलेक्शन एक्ट के बारे में कमेटी बनाई गई थी उसमें बड़ी खुश उसलूबी से डिबेट हुई, जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि पार्ले हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरा अपना हक अदा किया, लेकिन उम्मीद ये थी कि जो कुछ उस कमेटी में ज़िक्र हुआ है, जो कुछ डिसाइड हुआ है, जो फैसले हुए हैं, सिर्फ वही अवाम वही क्लॉजेज, वही आर्टिकल्स, वही सेक्शंस इधर पेश होंगे। और मैं बड़ा कंफर्टेबल था। मेरे से मुश्ताक साहब ने भी पूछा कि भाई आपने ये देखा था? मैंने कहा हाँ, जो अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल बेहतरीन अमेंडमेंट्स हैं, वो फ़ायदा ही देंगी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि आर्टिकल 2A जैसे सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर ऐड किया गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि हमें कुछ जो एक बार डिस्कस हो के फैसले हो गए तो फिर ये सरप्टिशियसली ये नीचे से कैसे ये अमेंडमेंट्स आ गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे यकीन है कि हो सकता है लॉ मिनिस्टर साहब और एयाज सादिक साहब को भी पता ना हो कि ये बीच में आ गई हैं और ये किसी जादू के तरीके से ये अमेंडमेंट्स नज़र आ गई हैं। बस इसमें आप ये देखें कि ये नज़र आ रहा है कि केयर टेकर सेटअप, हमें पता है कि केयर टेकर सेटअप क्यों बनाया जाता है सर। केयर टेकर सेटअप एक न्यूट्रल सेटअप होता है ताकि इलेक्शन जब हों उस पर किसी को शक ना रहे, वो ट्रांसपेरेंट हों, एक इंडिपेंडेंट केयर टेकर सेटअप के तहत हों। केयर टेकर सेटअप को मुल्क चलाने की इजाज़त नहीं, उनका सिर्फ एक काम होता है और वो ये है कि वो अगले इलेक्शन तक एक तरह से गवर्नमेंट को होल्ड करें। वो कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं ले सकते, वो कोई कमिटमेंट्स नहीं कर सकते फाइनेंशियल जो अगली आने वाली इलेक्टेड हुकूमतों को उससे नुकसान हो। लेकिन एक सेक्शन आ गया बीच में, ये 2A जो आप पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो किसी किस्म के भी इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकता है, ऐसे फैसले कर सकता है जो पाकिस्तान को अगले 20 साल तक भी वो पाकिस्तान उसका उन फैसलों के तहत दबा जाए। तो ये इस किस्म की जो शिकें हैं सर, यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि कोई भी बिल आए पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए उसको सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि इतने हमारे पास काबिल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो अपनी अपनी बातें कर सकें, अपनी अपनी जो उनके इश्यूज़ हैं वो सामने ला सकें और अल्टीमेटली जो कानून साजी हो वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। हम कोई मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर्स इधर नहीं बैठे, हमारा एक ही टारगेट है, एक ही इंटरेस्ट है और वो है कौम की बेस्ट इंटरेस्ट में हम अपने फैसले करें और कानून साजी करें। तो इस लिहाज से मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। आई एम आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे हो गया। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमने ये अभी देखा है, ये निकलने लगा था अंडर द कारपेट से, इसीलिए कहते हैं अब तो मेरा ख्याल है कल इस पे बहस भी होगी दोबारा। जी लॉ मिनिस्टर साहब, आपको सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने, रज़ा साहब 1 मिनट मुझे दे दे, मेरे पे कुछ बात की गई है, आप नहीं थे, आपके दामन पे नहीं कोई चीज़ उठाई गई, मैं जवाब दे लूँ ना जी, उसके बाद आप बात कीजिएगा प्लीज। सर, सेनेटर अली ज़फ़र साहब सफ़र पे जा रहे थे और उन्हें सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी को हमने कहा कि जो मीटिंग आपके उस गैर हाज़िरी में आखिरी 2 होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल फैग एंड पे है 2:30, इस पे 2 चीज़ें आई तजावीज़। एक तो सर ये है कि केयर टेकर्स में जब बनाया गया तो लिख दिया गया कि तबादले किसी किस्म के नहीं होंगे। सर, रियासत को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए ये मुमकिन नहीं है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई होती हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि सिस्टम को क्लीन करने के लिए केयर टेकर्स को ये इख्तियार तो दें कि आके वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं सरकारी ओहदों पे विराजमान, उन्हें रिप्लेस करें और कोशिश करें कि वहाँ पे भी जो बहुत न्यूट्रल लोग हैं वो आएँ। इस नीयत के साथ उसमें सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया गया कि शेड्यूल आने तक केयर टेकर्स उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं और शेड्यूल आने के बाद वही प्रोविजन रही कि इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बगैर किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी।
कई दफ़ा मैटर्स ऑफ अर्जेंसी में ऐसे डिसीजंस थे जिसको बिल्कुल ही बंद, हर चीज़ बंद कर दी गई थी। उसमें एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराई गई कि एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर्स में वो डिसीजन ले सकते हैं। अब रही बात इनकी कि ये क्यों कहा गया कि इसमें 2A इंसर्ट किया गया। 2A में केयर टेकर्स को सिर्फ ये इतना रूम दिया गया कि जो ऑन गोइंग चीज़ें हैं, ऑन गोइंग पोलिटिकल गवर्नमेंट जिनको शुरू करके गई है, उनको बंद ना, शेल्फ ना हो जाएं, और उसमें आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और मल्टीलैटरल्स के साथ। जैसे अभी आपका IMF का मुआहदा हुआ, उन्होंने आपको एक रोड मैप दिया कि आपने 8 माह में ये इकदाम करने हैं। अब अगर वो 90 दिन का टोटल डेडलॉक आ जाता है उसकी वजह से, तो लिटरली आपका सिस्टम बंद हो जाता है उसकी वजह से। तो उसमें कहा गया कि जो ऑन गोइंग चीज़ें हैं और वो कमिटमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं बायलैटरल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में, उनमें डे टू डे के साथ साथ जो ऐसे एक्शंस और डिसीजंस हैं जो इन लाइन विद दोज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। सर, उसकी वजह यह है कि आप रियासत का निज़ाम तो बंद नहीं कर सकते 3 माह के लिए, ये इख्तियार रहना चाहिए। ये पाकिस्तान की इकनॉमिक लाइफ के ज़रूरी है और इसमें किसी का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। जो कमिटमेंट्स रियासत पाकिस्तान सॉवरन गारंटीज़ के साथ करता है, या तो कहे कि हम 3 माह के लिए उन्हें डीप फ्रीज़र में रख देंगे, तो ये इस नीयत के साथ किया गया। कमेटी की रिपोर्ट शेयर की गई, नवीद कमर साहब बैठे हैं, या सादिक साहब अभी उठ के गए हैं, मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था, तारिक बशीर चीमा साहब थे, आगा हसन बलोच साहब थे, ये सारी बातें वहाँ पे हुई। उस रोज़ ये ज़रूर है कि सेनेटर अली ज़फ़र साहब को हमने कहा कि आपकी अगर कोई फर्दर तजवीज़ हो आप एग्ज़ामिन कर लीजिएगा, हमें इन राइटिंग दे दें या टेलीफोनिकली ये बयान कर दी जाए। ये सारी सूरत हाल है, ये एक्सप्लेनेशन देना मेरा फ़र्ज़ था। इससे ज़्यादा ना कुछ कहा गया है और इससे ज़्यादा ना कुछ किया गया है। बहुत शुक्रिया।